हेलो टू यू ऑल। ये नया वीडियो है हमारा और इसमें हम एस ब्लॉक को कवर कर रहे हैं जेई मेंस 2023 जनवरी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इस बार जनवरी शिफ्ट का जो ट्रेंड है एस ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि टोटल इससे 19 क्वेश्चंस हैं। कुछ इधर उधर भी होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, मतलब पर पेपर 2 क्वेश्चंस का एवरेज है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है और सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ एस ब्लॉक के देखोगे आपको खुद दिख जाएगा, सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड के हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ कोवलेंट बॉन्ड लिया है, वैसे मुझे लगता है मुझे लग रहा है कि कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर हम बताते हैं फजान्स रूल से। तो ये बेसिकली हम पल्स को समझ रहे हैं कि हमसे कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो फजान्स रूल एक बार क्विक रिकैप करते हैं। फजान्स रूल बेसिकली बताता है आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है। कोई भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर हम कैसे पता करेंगे, तो कोवलेंट कैरेक्टर इसी के बारे में हमें ये बताता है। ये कहता है कि पहले आप कटायन को देखो, कटायन की पोलराइजिंग पावर हाई होनी चाहिए। पोलराइजिंग पावर को मैं 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड एनायन को देखो, उसकी पोलराइजेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए। तो इसने यही बताया कि अगर ये दोनों हाई हैं तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होगा। अब कटायन की पोलराइजिंग पावर पता कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाले कटायन है, सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन जैसे Zn2+, एक एग्जांपल मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसका, Zn2+। आप कहोगे सर इसमें स्पेशल क्या है? मैं कहूँगा इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड में 3s2 3p6 और 3d10 भी है। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है और 2+ होने के कारण 4s इलेक्ट्रॉन तो हमने हटा दिए हैं। तो इस केस में आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आउटर मोस्ट में 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसको कहते हैं सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन का कटायन। और नोबल गैस का एग्जाम्पल होगा Na+। इसमें क्या है 2 8, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनके आउटर मोस्ट में 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कभी भी सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाला कटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी नोबल गैस वाले से। फिर दूसरा आपको ध्यान में रखना है, कटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकेंड, और जब चार्ज भी सेम हो गया, नेचर भी सेम हो गया कि नोबल गैस के ही 2 केस लिए हैं हमने और दोनों में चार्ज भी सेम है, फिर साइज़ देखते हैं। जितना छोटा साइज़ उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो इस तरीके से हम पोलराइजिंग पावर को हाई रखना चाहते हैं। और पोलराइजेबिलिटी जो कि एनायन के लिए वैलिड है, इसके लिए भी जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एनायन पे नेगेटिव चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। और सिमिलरली यहाँ पे साइज़ भी लार्ज होना चाहिए, क्योंकि साइज़ अगर लार्ज है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर होंगे, बहुत लार्ज डिस्टेंस में, तो कोई भी इसको आसानी से खींच के ओवरलैप करा सकता है। तो इसीलिए पोलराइजेबिलिटी के लिए साइज़ का लार्ज होना ज़रूरी है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो, पहले इन दोनों को हम ट्रेस करते हैं। इसमें कटायन सेम है तो कटायन से तो कोई आंसर मिलेगा नहीं। एनायन को चेक करते हैं, ये है F-, ये है I-। तो अगर F-, I- में देखें तो चार्ज दोनों का सेम है, तो चार्ज से कोई आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन साइज़ जब हम देख रहे हैं तो आयोडीन का साइज़ लार्ज है, तो इसीलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर साइज़ लार्ज है तो उसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये तो इसके कारण ही इनवैलिड हो गया, इसको हटा दो। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इसने करेक्ट कर दिया। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें एनाइन को इसने सेम रख दिया है, यानी अब कटायन आंसर देगा। तो यहाँ पे देखो कटायन है Li+, यहाँ पे K+, दोनों ही एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के हैं, तो ये तो नोबल गैस वाले कटायन है। तो ये नोबल गैस वाले जब दोनों ही कटायन है तो हमने क्या यहाँ पे देखा है कि जितना ज़्यादा, सबसे पहले आप देख लो कि ये पार्ट वैलिड नहीं है क्योंकि दोनों ही नोबल गैस के हैं। चार्ज दोनों पे +1 सेम है, ये पार्ट भी वैलिड नहीं है, यानी जितना कम साइज़ उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो Li+ का साइज़ बहुत छोटा है K+ से, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है, तो इसका मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये वाला भी करेक्ट दिया है, ये वाला भी करेक्ट दिया है, दिस इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे देख लो, ये तो सीधे चार्ज से ही डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी इसके कंपेयर में। बाकी एनायन तो सेम ही है, नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है, नेचर देखना होता है। ये क्लोराइड है Cl-, ये भी क्लोराइड है Cl-, साइज़ बराबर, यानी एनायन सेम हो गया। अब कटायन का हमें चार्ज देखना है। यहाँ कटायन 4+ है, यहाँ 2+ है, 4+ वाला इसको ज़्यादा पोलराइज करेगा, हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई Q। यहाँ पे देखो, अब ये जो आ गया है ये नोबल गैस का है, Cu+, Na+। चार्ज नहीं देखना है इसके पहले, ये सूडो नोबल गैस है कॉपर, क्योंकि कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। इसका लास्ट कन्फिग्रेशन देखोगे,
कॉपर का Cu29 का, तो हम क्या लिखते हैं, आउटर मोस्ट सिर्फ लिख रहा हूँ मैं 3d10 4s1, और जैसे ही कॉपर प्लस आया तो ये गायब हो गया, तो 3d10 रह गया और 3s2 3p तो पहले से फिल्ड है, तो टोटल 18 हो जाएंगे। तो जो कॉपर है वो हमारा शूडो हो गया, तो शूडो वाले का तो पहले ही मैंने बता दिया नोबल वाले से ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी ये भी करेक्ट हो गया। तो बी एंड सी, यानी ये तो गया और ये गया, बी और सी। एक ई को हम वेरीफाई करें, अब डी को वेरीफाई भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी और सी इसमें और इसमें है, तो सिर्फ अब इन दोनों में से कौन होगा उसके लिए ई को वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो ई में ये तो ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं कि ये करेक्ट है, पोटेशियम सेम है, आयोडीन का साइज़ लार्ज होने के कारण ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और ये भी ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं, ये शूडो वाला है और ये नोबल वाला है, तो शूडो वाले का ज़्यादा होता है, यानी ई भी करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, सोडा ऐश Na2CO3 को कहते हैं, डेंटिस्ट वगैरह कैल्शियम सल्फेट को यूज़ करते हैं, और जो वाइट वॉश में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। तो इसमें कुछ मेरे बताने लायक नहीं है, इसके पहले भी एस ब्लॉक में बहुत बार मैंने लिस्ट भी शो किया हुआ है। तो हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहला इसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो रिड्यूसिंग पावर होता है उसमें एक एक्सेप्शन फंसता है, रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है ये स्पीशीज़ अपने आप को ऑक्सीडाइज करे और सामने वाले को रिड्यूस करे, तो जब अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो साइज़ लार्ज होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहता है, इसीलिए इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और सामने वाले को रिड्यूस आसानी से करेगा। तो इसीलिए जब इधर से इधर हम मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ने के कारण इसकी रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। एक एक्सेप्शन होता है, लिथियम टॉप पे पहुंच जाता है, और इसके टॉप पे पहुंचने का सीधा सा रीज़न है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी हाई होने के कारण ये यहाँ पे पहुंच जाता है। बी में ये चीज़ नहीं लग पाता है क्योंकि बी का जो वेपोराइज सब्लिमेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम कर देता है बी। तो इसको सब्लाइम भी होना है और प्लस हाइड्रेट होना है, तो इसकी दोनों ही, सब्लिमेशन एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए टॉप पे पहुंच जाएगा। तो फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, NaKRbCs और टॉप पे Li। तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ये ऑर्डर है तो रिडक्शन पोटेंशियल उल्टा कर देंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल में जब हम उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं, CSI इज़ हाईली सॉलेबल इन वाटर। ये तो बहुत बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका, अगर प्रीवियस वीडियो देखे होगे तो आप तो ऐसे ही उब जाओगे, बट मेरी आदत है हर क्वेश्चन में हर कॉन्सेप्ट को एक एक बार लिखना, और यही मैं आपको भी एडवाइस करूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो LIF दो कंपोनेंट्स होते हैं जो इनसॉलेबल होते हैं वाटर में, LIF एंड CSI, दोनों का रीज़न अलग होता है। LIF की लैटिस एनर्जी हाई होती है इसीलिए इनसॉलेबल होता है, और CSI में हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि सॉलिबिलिटी के लिए कंडीशन ये होती है कि जो लैटिस एनर्जी है उससे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, तभी कोई चीज़ सॉलेबल होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होने के कारण लैटिस ओवरकम कर जाता है इसको, और यहाँ लैटिस ही इतना ज़्यादा हाई है कि हाई हाइड्रेशन एनर्जी भी इसको ओवरकम नहीं कर पाता है, इसलिए ये दोनों इनसॉलेबल हैं, और यहाँ हाईली सॉलेबल दिया है, तो भाई ये स्टेटमेंट गलत। अच्छा, इसको हमने वेरीफाई नहीं किया, Na से Rb, ये Rb था, Rb उससे Li, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा है तो हम टिक भी लगाते जाएंगे, एग्जाम में यही अप्रोच होना चाहिए क्योंकि जनरली हम भूल जाते हैं। लिथियम कार्बोनेट इज़ हाईली स्टेबल टू हीटिंग, ये गलत है, ये देखो मैंने लिख दिया है क्या प्रॉपर्टीज़ है। लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप से Mg को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो ग्रुप 2 वाले क्या होते हैं, इनको अगर आप हीट करोगे तो तुरंत टूट जाएंगे ऑक्साइड और CO2 में, तो लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप के कारण यही शो करेगा, तो इसीलिए लिथियम का भी जो कार्बोनेट होगा Li2CO3, इसको भी जब आप हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड और CO2 में ये भी डिसोसिएट हो जाएगा। वाइल जो ग्रुप 1 वाले हैं एक्सेप्ट लिथियम, उन पे हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए लिथियम दे दिया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यहाँ पे गलत को हम मार्क करते हैं। पोटेशियम डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड लिक्विड अमोनिया, पोटेशियम डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक, यस ये तो कैरेक्टरिस्टिक ही है। सोडियम के साथ जो हम करते हैं ना, सोडियम और अमोनिया को डिजॉल्व करते हैं तो Na+ और इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन डिजॉल्व फॉर्म में अमोनिएटेड रहता है, ठीक है, तो उसी के कारण इसका ब्लू कलर आता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है।
तो हमारा क्या हो गया, ए हो गया है, डी हो गया है, अभी तक ए डी आ चुका है करेक्ट में, हाँ ब्लू कलर, ठीक है। अब एक थोड़ा सा डाउट है मेरे को, अभी हम देख लेते हैं एग्जाम में। ये कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया में सोडियम वाले का कलर ब्रॉन्ज हो जाता है, तो एक ब्लू है, अब पोटेशियम पे वो एप्लीकेबल होगा या नहीं, अब वो चेक करना है। लो कॉन्सेंट्रेशन पे सोडियम को जब हम डिजोल्व करते हैं तो ब्लू कलर देता है। तो अभी जो हमें मिला है क्लियर कट करेक्ट स्टेटमेंट वो ए मिला है। अब एक बार ई को पहले वेरीफाई करते हैं। ऑल अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड, यस ये तो पहले ही करेक्ट है। अल्कली वाले आयनिक सॉलिड होते हैं, पी ब्लॉक वाले मोस्टली कोवलेंट होते हैं, और जो बीच वाले होते हैं डी ब्लॉक वाले वो मेटालिक होते हैं। तो ये करेक्ट हो गया, तो ए एंड ई इज़ करेक्ट इसके बेसिस पे, और कहीं पे भी डी को इसने इनकॉपरेट नहीं किया ए ई के साथ, तो इसका मतलब हम इसको गलत करेंगे, यहाँ पे कलर के कारण ही प्रॉब्लम आएगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया में सोडियम के केस में क्या होता है, जब आप सोडियम को डिज़ोल्व करोगे Na लिक्विड NH3, ये Na प्लस और इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया इसको घेर लेते हैं बहुत सारे, तो हमें नंबर नहीं पता होता है हम वाई, तो इसी का कारण ये पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो ये ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी कारण से यहाँ पे भी होगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कलर तो मुझे पता नहीं है कि क्या होता है। सोडियम के केस में डेटा अवेलेबल है तो इसलिए इसके बारे में मुझे पता है, इसलिए इस केस में हम ए और ई को मार्क कर देंगे करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अल्कली। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, a compound A reacts with NH4Cl to form a compound B. Compound B reacts with H2 and CO2। देखो जैसे ही ये आ गया, ये सेल्वी प्रोसेस है, सारा थीम सेट हो गया। तो A है, उसको हम इससे ट्रीट कर रहे हैं। देखो सेल्वी प्रोसेस में होता क्या है, H2O और CO2 से हम अमोनिया को बबल कराते हैं, इसका मतलब B इट शुड मस्ट बी अमोनिया। बाकी चेन देख लेते हैं। CO2 टू गिव अ कंपाउंड सी, अगर कंपाउंड सी जैसे अमोनिया को आप बबल कराओगे CO2 और H2O से, तो NH4HCO3 बनेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसको फिर नमक से ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड सी विच ऑन पासिंग थ्रू द रिएक्शन विद सैचुरेटेड NaCl, एग्जैक्ट वही रिएक्शन आ गया, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही आ गया NaHCO3। तो इसका मतलब अब हम मार्क करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि NH4HCO3 है सी के बारे में, और अब हम और बैक चाहते हैं सी के बाद बी पे, तो बी मस्ट बी अमोनिया, तो ए मस्ट बी व्हाट, ये एक बेस होना चाहिए जो इससे HCl को खींच के, ये इसको आप ऐसे देखो कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 प्लस HCl, कोई तो होना चाहिए जो HCl को खींचे ताकि अमोनिया फ्री हो जाए, तो इसके लिए बेस ही ये काम कर पाएगा, तो इसलिए ए बेस होना चाहिए, कोई भी बेस। तो अब सेट करते हैं बेस, यस यही ऑप्शन दिया, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, बेस अमोनिया, थर्ड ऑप्शन सीधा मैच कर गया हमारा। तो ये इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं अब, ये है फ्लेम कलर से रिलेटेड, तो ये मैंने सारा फ्लेम कलर लिख दिया है। देखो फ्लेम कलर आपको एकदम टिप पे होना चाहिए, एनसीईआरटी ने दिया हुआ, और ये कभी मत भूलना कि बी और एमजी कोई भी फ्लेम कलर शो नहीं करते हैं, और जो भी फ्लेम कलर होता है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ओके। तो ये ध्यान में रखना है, बी और एमजी कोई फ्लेम कलर शो नहीं करेगा। तो अब मैच करा दो, वॉयलेट लिखा हुआ है, कैल्शियम ब्रिक रेड लिख दिया होगा मैंने, ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड, BA एप्पल ग्रीन, एग्जैक्ट एनसीईआरटी ने जो दिया है वही यहाँ पे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल इज़ द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो पहले ही मैंने बता दिया, सबसे कमज़ोर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सोडियम, क्योंकि ये टॉप पे चला जा रहा है। ये देखो रिड्यूसिंग, वही जो मैंने ऊपर बताया था, हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण ये टॉप पे जाएगा, तो सबसे वीक जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट वो सोडियम हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई नहीं होती तो ये लीस्ट होता, क्योंकि यही ट्रेंड फॉलो होता है, जितना ज़्यादा साइज़ उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर, लेकिन ये टॉप पे चला गया इसलिए पूरा चेंज हो गया, सोडियम आ जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये फ्लेम कलर का क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये लिख दिया है, कह रहे थे अल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द रिड्यूसिंग फ्लेम, यही आ गया जो अभी मैंने बताया था वही चीज़ आ गया। तो पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में शो करता है। ये देखो ये मैंने कलर के साथ बना दिया है, यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट है ये रिड्यूसिंग फ्लेम को रिप्रेजेंट करता है, तभी ये येलो है, इसमें फ्यूल ज़्यादा होता है ऑक्सीजन कम होता है,
और जो ब्लूइश वाला ट्रांसपेरेंट हल्का सा ब्लूइश, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऑरेंज भी होता है, तो ये जो ब्लूइश वाला पार्ट होता है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, ये ऑक्सीजन रिच होता है, रिच इन ऑक्सीजन। तो ये बेसिक चीज़ है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका जो भी होता है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पहले मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसे कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है। तो ये एक तरह से फैक्ट है, एक बार अब सुन लिया है तो अब आगे पूछा जाए तो ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट अब हम आते हैं, अल्कली मेटल कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग फ्लेम टेस्ट। यस, ये उसका टेस्ट ही तो है, नाम ही है फ्लेम टेस्ट, टेस्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो सेकंड करेक्ट, पहला गलत, ए इज़ नॉट करेक्ट, आर इज़ करेक्ट, यस यही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। याद रखना ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर देता है। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो देखो हाइड्रेशन इंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी चार्ज पे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये चार्ज सभी के लिए, अगर नेगेटिव आयन है तो उसका नेगेटिव चार्ज आपको देखना है, पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव चार्ज देखना है। और दूसरा, अगर चार्ज सेम हो गया दो स्पीशीज़ का तो फिर साइज़ देखना है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ है, जितना छोटा साइज़ होगा उतने ही ज़्यादा पार्टिकल उसको सराउंड करेंगे। तो मेनली होता है चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई वॉल्यूम या क्यू बाई साइज़ के, उसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो अब शुरू करते हैं, पहले तो चार्ज वाले देखने। ये देखो ये दोनों पे 2+ चार्ज है, तो यही दोनों में से कोई टॉप पे होगा। तो अगर चार्ज इक्वल है तो फिर हमें साइज़ देखना है, तो छोटा साइज़ mg का है क्योंकि mg कैल्शियम के ऊपर है, BMgCaSrBa, तो ये इसको ऊपर है तो ये छोटा साइज़ का हो गया। तो इसका मतलब है कि Mg2+ एट द टॉप फॉलोड बाई Ca2+, यानी C इससे कम E, C इससे कम E। अच्छा, दो ऑप्शन में दिया है, ओके। अब बाकियों को हम कैच करते हैं। अब ये तीन में भी चार्ज सेम है, अब चार्ज सेम है तो फिर से हमें साइज़ देखना है। अब ये ग्रुप 1 के हैं, तो ऊपर से अगर आते हैं LiNaK, फिर आता है Rb, फिर आता है CS, KRbCS, तो K सबसे छोटा हुआ तो इसका मतलब इसके बाद K आएगा, इसके बाद Rb आएगा, और सबसे लार्ज है इनमें CS, तो सबसे लास्ट में D आएगा। तो CEABD यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अब, ये लास्ट क्वेश्चन होगा 9 और 9 के दो सेट में मैं इसे कवर करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा, तो इसीलिए मैं दो सेट में कवर कर रहा हूँ। तो पहला कह रहा है द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2 एंड KO2 रिस्पेक्टिवली आर। ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, शायद बॉन्डिंग में भी पिछले साल तो बॉन्डिंग में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ये बॉन्डिंग का है। तो देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं MOT से। ये तो ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड, ये तो ऐसे ही पता है हमें कि इसमें Li+ है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और O2- है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये है पेरोक्साइड, O2 2 नेगेटिव, और ये है सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव। तो अब इनके केस में MOT से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब बहुत बार बच्चों को दिक्कत होती है MOT लिखने में, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि इतना याद कर लो, ये MOT का ब्रह्मास्त्र है बिना लिखे हुए। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए हैं। अब जैसे इसके टोटल इलेक्ट्रॉन पता करने हैं तो एक ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन लेने हैं, वैलेंस वाले नहीं, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। तो ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, यानी 8, तो 8 2 जा 16, दो ऑक्सीजन है 16 हो गया, और दो नेगेटिव है यानी 17 18, इसके 18 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसके 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो इस ढंग से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है। तो मैं 12 से लेकर 18 तक रिकमेंड करता हूँ कि जिसको MOT लिखने का मन नहीं करता है, समझ नहीं आता है, वो इनको रट डालो, कभी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, 13 है, 14 है, 14 तो नाइट्रोजन हो गया इसीलिए याद भी होना चाहिए, 16 O2 हो गया क्योंकि O2 एक ऐसा स्पीशीज़ है जो MOT को के करेक्टनेस को जस्टिफाई करता है, क्योंकि VBT कहता है कि ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए, और MOT बताता है कि नहीं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसमें हैं, और वही एक्सपेरिमेंट भी कहता है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इन दोनों को तो ध्यान रखना, यही रेफरेंस है। इससे एक कम यानी 14 का तो आपको पता ही होना चाहिए कि नाइट्रोजन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसीलिए डाईमैग्नेटिक है, और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इससे एक कम तो अनपेयरिंग, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा S2 में होता है तो वो अनपेयर्ड होगा, तो इसीलिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये पैरामैग्नेटिक हो गया। फिर जब उस अनपेयर्ड को भी आप हटा दोगे तो फिर से ये डाईमैग्नेटिक और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। और जब इससे आगे जाएंगे 14 से, नाइट्रोजन से आगे 15 पे जाएंगे तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन इंटर करना शुरू होता है। तो पहला, जैसे ये नाइट्रोजन का फिल हो गया सिग्मा 2p2, ये लास्ट होता है, उसके पहले वाले सारे फिल्ड हैं। तो इसके बाद जो फील्ड होता है पाई स्टार 2p में, पाई स्टार 2p में,
तो जैसे ही आप 15th देते हो आप यहाँ पे देते हो, वो अनपेयर्ड हो जाता है, तो वो मैंने लिख दिया। 16th देते हो तो फिर यहाँ पे देते हो, तो वो भी अनपेयर्ड हो गया। 2 अनपेयर्ड, एक इसमें एक इसमें, क्योंकि पहले हमें अलग अलग फिल करना है, इसीलिए यहाँ पे 2 हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब आप 17 देते हो तो इसके साथ पेयरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने यहाँ यहाँ एक भर दिया, फिर अब इसके साथ पेयर्ड होगा, तो पेयर्ड होते ही ये वाला अभी भी अनपेयर्ड है, तो इसीलिए अब अनपेयरिंग कम हो गई, लेकिन अभी भी इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक है। और जैसे ही 18th दोगे तो ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, मतलब पेयर्ड हो जाएगा, पहले से एक अनपेयर्ड था वो पेयर्ड हो जाएगा, तो 18th वाला फिर से डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो याद कैसे रखना है, 12 से शुरू करके 18 तक जा रहे हैं, डीपी डीपी पीपीडी, डीपी डीपी पीपीडी, सीधा। जिसको एमओटी लिखने का मन नहीं करता है, नहीं समझ में आता है, उनके लिए है। वैसे तो रिकमेंडेड है कि आपको एमओटी पता होना चाहिए अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, और एमओटी पता है तब तो फिर आराम से एमओटी लिख के ही आप पता कर लोगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन हमें पता है, 18 में 0 अनपेयर्ड है, डायमैग्नेटिक होगा, तो भाई ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा ये पूछा है क्या है, ओह सॉरी, डायमैग्नेटिक है। Li2 ये तो पहले ही मैंने बता दिया डायमैग्नेटिक है। KO2 यस, ये सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि K प्लस अलग करोगे तो O2 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन के केस में ये पैरामैग्नेटिक और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब इसमें बाकी के 9 क्वेश्चंस मैं दूसरे वीडियो में, इसका वीडियो पार्ट 2 उसमें कवर करूँगा। तो इसमें बस इतना ही है, आप रेगुलर वॉच करते रहो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चंस और किसी में रिपीट हो या ना हो, केमिस्ट्री में तो आप ओरली कर सकते हो और क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।